हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे क्लास में आप लोगों को हिंदी साहित्य के प्रश्न सभी हल करने को मिल रहे हैं। फालतू की कोई बकवास नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ केवल अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलते हैं जो आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज का भी सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एक एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा। कल क्लास नहीं चली थी, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए नहीं चलाए थे। तो आज आप लोगों को क्लास मिल रही है, तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला और ज़बरदस्त प्रश्न। तो देखते हैं, पहला देखिएगा, काव्य के तत्व माने गए हैं। तो काव्य के कितने तत्व माने गए हैं? काव्य के कितने तत्व माने गए हैं? 2 तत्व माने गए हैं। कौन कौन सा है? काव्य के उदाहरण। काव्य के कितने तत्व? तो काव्य के 2 तत्व माने गए हैं। कौन कौन सा है? रामचरितमानस, रामायण, साकेत, ये सब पहले काव्य के अंतर्गत आते हैं। रामचरितमानस आता है, रामायण आता है, साकेत आता है। साकेत किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। महाभारत वेद व्यास का है। पद्मावत किसका है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का है। अकामानी जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। लोकयतन, एकलव्य आदि। इतने सारे हो गए, इसका भी क्लियर नहीं है, इसको भी बता देंगे। और ये सब रचनाएं किसके अंतर्गत आती है? महाकाव्य के उदाहरण के अंतर्गत आती है। महाकाव्य में इतने सारे कितनी रचनाएं आती हैं? रामचरितमानस आता है, रामायण आता है, साकेत आता है। साकेत जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो साकेत भी आती है। महाभारत भी आता है। पद्मावत, कामायनी, उर्वशी, लोकयतन, एकलव्य आदि सभी आते हैं किसके अंतर्गत? तो महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। तो मुक्तक काव्य के कितने उदाहरण हैं? मुक्तक काव्य के मीरा के पद हो गया, रामायणिया हो गया, सप्तशती हो गया। तो 3 मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं, मीरा के पद, रामायणिया, सप्तशती। किसके अंतर्गत आते हैं? मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको नोट जरूर कर लेना। अगला है मुक्तक काव्य के उदाहरण। मुक्तक काव्य के काव्य कहते किसे हैं? तो काव्य किसे कहते हैं? दोष रहित, सगुण और रमणीयार्थ प्रतिपादक युगल रचना को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अगला है काव्य के तत्व। तो काव्य के कितने तत्व हैं? कौन कौन से आते हैं काव्य के अंतर्गत? भाषा तत्व आता है, बुद्धि या विचार तत्व आता है, कल्पना तत्व आता है और शैली तत्व आता है। समझ में आ रहा है? काव्य के तत्व, भाषा तत्व, बुद्धि या विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व काव्य के तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला है काव्य के भेद। काव्य के कितने भेद हैं? तो काव्य के खंड काव्य, पहले होगा प्रबंध महाकाव्य, प्रबंध काव्य होगा, फिर होगा मुक्तक काव्य होगा। तो प्रबंध काव्य में कौन कौन सा आएगा? महाकाव्य और खंड काव्य दोनों आते हैं। क्या आएंगे? महाकाव्य और खंड काव्य दोनों आते हैं। अगला है वामन के काव्य प्रयोजन माना है। वामन ने कितने काव्य प्रयोजन माना है या माना है? तो दृष्ट प्रयोजन होता है जो प्रीत आनंद की प्राप्ति देता है। अदृष्ट प्राप्ति होता है। अदृष्ट का मतलब होती है कीर्ति प्राप्त करना। क्या होता है? कीर्ति प्राप्त करना होता है, यानी कीर्ति प्राप्ति होता है। अगला है भामह की काव्य परिभाषा है। तो भामह की काव्य परिभाषा कौन कौन सी है? शब्दार्थों सहित काव्यम। इनकी भामह की काव्य परिभाषा है ये, शब्दार्थों सहित काव्यम। अगला प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राकृष्ट या विशिष्ट रूप से बंधा हुआ। प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप से बंधा हुआ प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। अगला है रसात्मक काव्यम वाक्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है जगन्नाथ की। किसे की? पंडित जगन्नाथ की है। अगला है काव्य के कला पक्ष में निहित होती हैं। क्या निहित होती हैं? तो भाषा निहित होती हैं। काव्य के कला पक्ष में भाषा निहित होती हैं। अगला है काव्य में आत्मा की तरह माना गया है। किसे माना गया है? काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। प्रश्न घुमा कर है ये, काव्य क्या आत्मा पूछता है, तो काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? रस को माना जाता है। अगला सदोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः
क्वापि परिभाषा है, किसकी परिभाषा है ये प्रश्न कह रहा है। फिर से देखिएगा, तदोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि परिभाषा है, किसकी परिभाषा अगर पूछता है तो किसकी है, किसकी परिभाषा मानी जाती है, तो मम्मट की परिभाषा है, किसी की, आचार्य मम्मट की परिभाषा है। अगला, काव्य के तत्व विभक्त किए गए हैं, तो काव्य के कितने तत्व विभक्त किए गए हैं, 4 वर्गों में प्रमुखतया बांटा गया है। रस शब्द, क्या 4 वर्गों में प्रमुखतया है, रस और शब्द, ये मेन के अंतर्गत आता है। अगला, कविदंडी ने काव्य के भेद माने हैं, कविदंडी ने काव्य के कितने भेद माने हैं, 3 भेद माने हैं। कौन कौन सा है, आगे रखा हुआ है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा किसने दी है, फिर से देखिएगा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा दी है, किसने दिया है, आचार्य जगन्नाथ ने दिया है, किसने, आचार्य जगन्नाथ ने दिया है। अगला, काव्य रूपों में दृश्य काव्य है, काव्य रूपों में कौन सा दृश्य काव्य है, दृश्य काव्य का मतलब होता है नाटक होता है, जो नाटक हम लोग आंखों से देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं, उसे क्या कहेंगे, दृष्टि काव्य के अंतर्गत कहते हैं। अगला, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य है, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य किसका माना जाता है, तो मम्मटाचार्य का काव्य सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगला है, यानी कि कह रहे हैं कि मम्मटाचार्य ने जितने भी नाटक लिखे हैं मम्मटाचार्य के ही सर्व माने गए हैं, जो दृष्टि से देखने वाले काव्य आते हैं। अगला है, काव्य प्रयोजन में प्रमुख माना जाता है किसके, आनंदानुभूति, आनंदानुभूति होगा। अगला है, काव्य रचना का प्रमुख कारण क्या होता है, हेतु होता है, क्या होता है, हेतु का अर्थ होता है प्रतिभा का, किसका होता है, तो प्रतिभा का होता है। अगला है, महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण कौन कौन से हैं, तो महाकाव्य और काव्य खंड काव्य में कौन सा सामान्य लक्षण होगा, कथानक स्थापना एक जैसा होता है, कथानक उपस्थापना जैसा एक जैसा होता है। काव्य रचना के सहायक तत्व कौन कौन से हैं, काव्य रचना के सहायक तत्व हैं वर्ण, विषय, भाव, अभिव्यक्ति पक्ष, कला और क्या होगा, आत्म पक्ष होगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। मम्मट के काव्य प्रयोजन हैं, तो मम्मट की पूछ रहा है कि काव्य प्रयोजन कितने दिए हैं, तो यश दिया है, अर्थ दिया है, व्यवहार ज्ञान दिया है, शिवेतर छति दिया है, संघ पर निर्वृत्ति दिया है, कांता सम्मिलित दिया है। क्लियर हुआ, यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर छति, संघ पर निर्वृत्त, कांता सम्मिलित है। अगला है, मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय क्या है, तो मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय है अनिष्ट। ये आप लोगों की टीजीटी में परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको, काव्य के तत्व है, यानी कि आप लोगों के यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा जरूर। मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय क्या होता है, अनिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, सगुणालंकरण सहित दोष सहित क्या कह रहा है, जो होई परिभाषा है, सगुणालंकरण सहित दोष सहित जो होई परिभाषा किसकी है, चिंतामणि की है, किसकी है, चिंतामणि की है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के तत्व हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के कितने तत्व हैं, तो शब्द, अर्थ, शब्द और अर्थ होगा, रस होगा, गुण होगा, अलंकार होगा, दोष रीतिये होगा। कितना होगा, शब्द होगा, रस होगा, गुण होगा, अलंकार होगा और दोष रीतिये होता है। अगला, आधुनिक कवियों के काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए हैं, तो आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए हैं, ज्ञान विस्तार दिया है, मनोरंजन दिया है, लोक मंगल दिया है और उपदेश दिया है। क्लियर हुआ, आगे है, खंड काव्य में सर्ग खंड होते हैं, तो खंड काव्य में कितने सर्ग खंड होते हैं, 7 से कम होता है, कितने होते हैं, 7 से कम होते हैं। अगला है, शैली के आधार पर कितने भेद होते हैं काव्य के, तो गद्य,
पद और दोनों मिलाकर क्या हुआ, चंपू शैली जिसे कहते हैं। तो शैली के आधार पर काव्य के गद्य और पद्य को चंपू शैली कहा जाता है। अगला, दृश्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो दृश्य काव्य के 2 भेद हैं, रूपक और उपरूपक। कौन सा होता है, रूपक और उपरूपक होता है। महाकाव्य का प्रधान रस क्या होता है, वीर श्रृंगार, यहाँ पर श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, ऐसे होगा। श्रृंगार या शांत रस को कहा जाता है, वीर श्रृंगार या शांत रस को कहा जाता है। अगला, महाकाव्य के प्रारंभ में होता है मंगलाचरण या इष्ट देव की पूजा होती है। महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, इष्ट देव की पूजा होती है। अगला है रूपक के भेद। तो रूपक के कितने भेद होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समौकार, वीथि, इहा मृग, अंक, इतने होते हैं। कौन, नाटक होता है, प्रकरण होता है, भाण होता है, प्रहसन होता है, व्यायोग होता है, समौकार होता है, वीथि होता है, इहा मृग, अंक होता है। महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं, कितने होते हैं, 8 और अधिक होते हैं, 8 भी होते हैं और इससे अधिक भी होता है। अगला है, महाकाव्य के एक सर्ग में एक छेद का प्रयोग, महाकाव्य के एक सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है। इसका परिवर्तन किया जा सकता है सर्ग के अंत में। कब होता है, सर्ग के अंत में होता है। अगला है, मुक्तक काव्य एकांकी सादृश्यों को क्या है, चमत्कृत करने में समर्थ पद है। क्या है, एकांकी सादृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद माना जाता है। अगला है, प्रबंध काव्य वनस्थली है, जो मुक्तक काव्य गुलदस्ता है। यदि उक्ति किसने कही है, यह उक्ति किसने कही है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला है, मुक्तककार के लक्षण होते हैं, मार्मिकता होता है, कल्पना प्रवण होता है, व्यंग प्रयोग होता है। तो ये रहे आज आप लोगों को काव्य से प्रश्न, जो काव्य शास्त्र का प्रश्न आता है, तो आप लोगों के यहाँ से प्रश्न आ सकता है। थोड़े मैंने आज करवाए, उसके आगे फिर कंटिन्यू करवा देंगे, पूरा करवा देंगे। थोड़ा बहुत तो आता है काव्य शास्त्र से प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को बनते हैं। समझ में कम आया होगा, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।